अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे पीआईएफ लेक्चर्स नंबर जो 111 से लेकर 115 तक 5 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और लाइक प्रीवियस वीडियो आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज है वो बताऊंगा और आपको थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मॉड्यूल है वो 111 है और जिसमें है ओरिजिन्स ऑफ प्रोटियोमिक्स, यानी प्रोटीन्स की स्टडी का, प्रोटियोमिक्स का ओरिजिन कब हुआ। तो इसमें आपके पास जो सबसे पहले एमसीक्यूज है कि ये 1900 जो है 75 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 2D जेल का नाम दिया गया। और इसको जो जिसने इंट्रोड्यूस कराया था वो था ओ फेरल। वो बिगन मैपिंग प्रोटीन फ्रॉम स्कर्शिया कोलाई, जो बैक्टीरिया है उससे उसने प्रोटीन की मैपिंग करने के लिए इस सिलसिले को शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद है कि ऑल्दो मैनी प्रोटीन्स कुड बी सेपरेटेड विजुअलाइज्ड, दे कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो इसमें आपने सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। जो ये लाइंस है और ये लाइंस है, इनको आपने याद नहीं करना। ठीक है। तो इसमें जो और एमसीक्यूज हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको बताता जाता हूँ कि जो सबसे पहली मेजर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो कौन थी? वो थी सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन बाय एडमंड डिग्रेडेशन। एडमंड डिग्रेडेशन जो था, उसकी सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन जो थी, ये प्रोटीन की सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक और सीक्वेंसिंग टेक्निक्स ओपन हुई थी, जिसका नाम था माइक्रो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स, और ये इलेक्ट्रोब्लोटेड प्रोटीन्स के लिए थी। ठीक है। ये जो टेक्निक्स थी वाज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन फ्रॉम 2D जेल्स टू क्रिएट द 2D डेटाबेसेस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो आपने लिख देना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम 2D जेल्स टू क्रिएट द फर्स्ट 2D डेटाबेसेस। 2D जेल्स से इस्तेमाल करके 2D जो पहले डेटाबेसेस होंगे उनको क्रिएट करना, बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है। उसके बाद ये जो माइक्रो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी थी, इससे की जो सेंसिटिविटी थी वो इंक्रीज की थी किसने? एडमंड ने। और 1990s में टू हाई पिकोमोल मोड्स, पिकोमोल अमाउंट्स के लिए इसकी जो सेंसिटिविटी थी वो एडमंड ने इंक्रीज की थी। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी इन प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में, वो थी डेवलपमेंट ऑफ एमएस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि उसको आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। पहला क्या है कि जो माइक्रो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी थी, उसके ज़रिए हम प्रोटीन की जो सेंसिटिविटी थी वो हम पिकोमोल अमाउंट्स में देख सकते थे। ठीक है। और एमएस टेक्नोलॉजी में जो थी वो उसने बहुत ही हाई एटीट्यूड्स में, मैग्नीट्यूड में उसको इंक्रीज़ किया था। एमएस टेक्नोलॉजी, उसमें इसके जो रिजल्ट्स था प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन का, वो ऑर्डर मैग्नीट्यूड के वाले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। लेकिन जो फेम्टोमोलर रेंज है, ये कौन सी समझी जाती है? जेल्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोटीन की फेम्टोमोलर रेंज। और यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि एमएस इज मोर सेंसिटिव, कैन टॉलरेट प्रोटीन मिक्सचर एंड इज एनेबल टू हाई थ्रूपुट ऑपरेशंस। ठीक है। उसके बाद लेक्चर बात करते हैं जो 112 है, 112, जीनोमिक्स विद प्रोटियोमिक्स। सबसे पहले ये देख लें, ये इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये करैक्टर दिया हुआ है, ये जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। साथ साथ देखते जाते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन भी की है। इसमें हमें ये पता चलेगा कि जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स व्हिच रेफर्स टू द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेलर ऑर्गेनिज्म। ये उन कंप्लीट सेट जो जीन्स का है या जेनेटिक मटेरियल्स है उसको रेफर करता है, उसको प्रेफर करता है, जो एक सेल में या एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, एक पूरे सेल में। ठीक है। प्रोटियोमिक्स जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ब्रांच है और इसमें हम प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म है, जिस जो उसका जीनोम है, उसमें जो चीज़ मौजूद है, जो प्रोटीन मौजूद है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोटियोमिक्स का। ठीक है। स्टडी ऑफ क्या लिखा हुआ है? जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। साफ सी इसके नाम से ज़्यादा होता है जीनोमिक्स, यानी जीन्स की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं और प्रोटीन्स की स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। यूनिट अंडर स्टडी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ जीनोम्स, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोटियोम्स। यानी इनके जो अंडर स्टडी है, किसकी स्टडी हम कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ जीनोम्स, पूरा जीनोम्स का फंक्शन कर रहे हैं। पूरे जीनोम्स में जितने प्रोटीन्स है, जीन्स है, उनका फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और जो प्रोटियोमिक्स है उसमें जितने भी प्रोटियोम्स है, एक एक इंडिविजुअल है उसके जो प्रोटियोम्स है, उसमें जो प्रोटीन्स है उसके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ मटीरियल, स्टडी मटीरियल। ठीक है। इसमें क्या है कि द जीनोम इज कांस्टेंट,
जीनोम जो है वो कांस्टेंट होता है, ये आपने याद रखना, छोटे छोटे से इसके एमसीक्यूज हैं। एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज द सेम सेट ऑफ जीन्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके जो जीन्स होगा वो अगर एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी आप सेल ले लेना, उसके जीन्स जो होंगे वो रिलेटेड होंगे, लेकिन उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं मिलते, सिर्फ उसका अपने जो एक इंडिविजुअल उसके अपने जो जीन्स है वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। उसके बाद है प्रोटीओम is a dynamic and varies. The set of proteins produced in different tissues varies according to the gene expression. जीन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये जो प्रोटीन्स के टिश्यू होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है, ये मुख्तलिफ होती है। उसके बाद यूज़ ऑफ हाई थ्रूपुट टेक्निक्स, तो मतलब जीनोमिक्स में कौन कौन सी जो थ्रूपुट टेक्निक्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम टेक्निक्स आर यूज्ड इन द जीनोमिक टू मैप सीक्वेंस एंड एनालाइज जीनोम्स। बात तो वही है, यानी मैप करने के लिए, सीक्वेंस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हाई थ्रूपुट टेक्निक्स। और इस प्रोटियोमिक्स में हम 3D के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए और स्ट्रक्चर देखने के लिए और प्रोटीन का फंक्शन देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि जीनोम्स में, जीनोमिक्स में कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं और प्रोटियोमिक्स में कौन कौन सी होती हैं। तो जीनोमिक्स में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उसमें जो सबसे पहले है वो यहाँ से शुरू हो रही है, सच ऐसे जीन डायरेक्टेड सीक्वेंसिंग, whole genome shotgun sequencing, construction of expressed sequence tags, ESTS जिसको कहते हैं construction of expressed sequence tags, और identification of single न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, SNPs जिसको कहते हैं। ये आपने यहाँ पर ये जो ESTS है इसकी ये जो मुखफ़फ़ बन रहा है इसको आपने याद रखना है, और उसके बाद SNPs का जो मुखफ़फ़ बन रहा है इसको आपने याद रखना है। ये MCQs के वाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीक्वेंस डाटा यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस, इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो है ये जो 4-5 दी हुई इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद है टेक्निक्स इन्वॉल्व इन प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड एक्सट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एक टेक्निक होगी। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स विद यूज ऑफ ट्रिप्सन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, यानी प्रोटीन्स की डाइजेशन करना ट्रिप्सन को इस्तेमाल करते हुए छोटे हिस्सों में। ठीक है, ये एक टेक्निक है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रोटीन डाटाबेस, जो प्रोटीन्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है डाटाबेसेस में उनको इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन्स की आइडेंटिफिकेशन करना, ये भी एक टेक्निक है। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बेस्ड मेथड होता है, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हम इससे निकाल लेते हैं। उसके बाद एक और है, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय प्रोटीन माइक्रोरेज और प्रोटीन नेटवर्क्स मैप्स कैन बी डेवलप्ड टू डिटरमाइन। तो इनकी जो टेक्निक्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है टाइप्स हैं कि जीनोमिक्स की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स। कितनी? दो, एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, दूसरी फंक्शनल जीनोमिक्स। और प्रोटियोमिक्स की तीन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तीनों को अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी डेफिनेशन को, कि कितनी कितनी टाइप्स हैं और आगे इनकी जो डेफिनेशन है वो हमने ऊपर पढ़ ली है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सबसे पहले जीनोमिक्स अगर सीक्वेंसिंग में देखें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ये हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज में आता है जीनोमिक्स के। और प्रोटीन जो प्रोटियोमिक डेटाबेसेस डेवलपमेंट्स है सच एज स्विस 2D पेज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन और दी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ प्रोटियोमिक्स, ये प्रोटियोमिक्स के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। तो जीनोमिक्स की जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन और रेगुलेशन ऑफ जीन्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो रेगुलेशन, उनकी जो लोकेशन है, उनका जो फंक्शन है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जीनोमिक्स ज़रूरी है। सेम इसी तरह जो प्रोटीन है उसमें हम इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूसर बाय सेल टाइप इज डन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिंपली, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म सबको समझने के लिए प्रोटियोमिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिग्निफिकेंस अगर इसकी देखें तो जीन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जीन्स होता है, may not accurately portray condition in the cell due to regulation at the RNA protein level that cannot be viewed in genomic studies, यानी जीनोमिक स्टडी में हम उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन जो प्रोटियोमिक्स है वो जीनोमिक्स से ज़्यादा बेनिफिटेड है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन्स आर द फंक्शनल मॉलिक्यूल इन सेल्स एंड रिप्रेजेंट एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगेगा? ये जीनोमिक्स है जिसमें सिंपल डीएनए बना हुआ, और ये प्रोटियोमिक्स है जिसमें हम उसकी आगे पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटियोमिक्स जो है वो इससे कई गुना बेहतर है। उसके बाद बात करेंगे 113 मॉड्यूल की, लाइफ एंड डेथ ऑफ प्रोटीन। लाइफ एंड डेथ ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन कैसे बनती है? प्रोटीन बनती है बाद ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन के जरिए। जब ये पॉलीपेप्टाइड्स में और राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है, उस वहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन की जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, मोस्ट केसेस में जो इनिशियल पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मॉडिफिकेशंस में जाते हैं। ये जो मॉडिफिकेशन होती हैं इनिशियल पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेशन प्रोडक्ट पर, इनको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और जो अप्रॉक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप्स जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस है वो रिपोर्ट की गई, यानी उनको पता है साइंसदान को कि ये जो है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस है। तो इनको फिगर्स में दिया हुआ है, लेकिन हम फिगर्स में नहीं, नीचे लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशंस ड्यूरिंग प्रोटीन साइकिल, यानी प्रोटीन साइकिल के दौरान जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो देख लेते हैं। ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस ही हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज, रिमूवल ऑफ एन टर्मिनल मेथ्योनिन, ग्लाइकोसाइलेशन, addition of prosthetic groups, formation of multi-subunit complexes, and prenylation of cysteine residues assist anchoring of proteins in our own members। ठीक है, ये है पोस्ट ट्रांसलेशन मेम्ब्रेन्स। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, चाहे तीन चार, तो इनमें से ये छः दी हुई हैं, छः में से चार आप मैक्सिमम जो है याद करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फंक्शन, जो जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में है, फंक्शन में है, स्पेसिफिक लोकेशन पे जब सेल्स पर मौजूद होता है प्रोटीन्स, तो वहाँ पर जो परमानेंट मॉडिफिकेशन होती हैं, परमानेंट, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास दी हुई है। The activities of many proteins are then controlled by post translation modifications। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में कंट्रोल कर ली जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट और बेस्ट अंडरस्टूड ऑफ दिस इज फास्फोराइलेशन ऑफ सेरीन, थ्रेओनीन एंड टायरोसिन रेसिड्यूज। उसके बाद फास्फोराइलेशन में एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेट एंजाइम, फास्फोराइलेशन में एक्टिवेट कर देता है या इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। और अल्टर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस एंड एसोसिएशन, प्रोटीन प्रोटीन की जो इंटरेक्शंस होती है उसको चेंज कर देता है, और चेंज कर देता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को, और टारगेट प्रोटीन्स फॉर डिग्रेडेशन, और प्रोटीन्स को टारगेट करता है ताकि उनको डिग्रेड कर सके। जो प्रोटीन फास्फोरिलेशन है वो रेगुलेट करता है प्रोटीन फंक्शन को डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में, और ये एक की स्विच है फॉर रैपिड ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ सिग्नलिंग कास्केड्स, सेल साइकिल कंट्रोल, अदर की सेलुलर फंक्शन। तो ये दो पॉइंट्स आप इसमें याद कर लें। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन है डिग्रेडेशन या डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ये देख लेते हैं। ये जो प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होती हैं ये अपीयर होती है टू बी क्रिटिकल और इनिशिएटिंग प्रोसेस दैट अल्टीमेट डिग्रेड प्रोटीन्स। इन्हीं की वजह से प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होती है वो स्टार्ट होती है। और जो फास्फोरिलेशन है ऑफ सम प्रोटीन वो रैपिडली फॉलोड करता है कंजुगेशन विद एम्बिक्यूटिन व्हिच लीड्स टू डिग्रेडेशन बाय 26s प्रोटीसोमल कॉम्प्लेक्स। ये 20s प्रोटीसोमल कॉम्प्लेक्स जो है ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है कि विच लीड्स टू डिग्रेडेशन बाय दी, यहाँ से मतलब डैश लगाकर इसको ऑप्शन में डाला हुआ होगा। ठीक है, और ये आपने जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है, ये डिग्रेडेशन है, दो पॉइंट्स ये याद करने हैं। तीसरा पॉइंट ये याद करना है, ये वाला, कि प्रोटीन्स आल्सो अंडरगो डिग्रेडेशन बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। प्रोटीन्स जो है हमेशा डिग्रेडेशन में जाएगा किसी एंजाइम की वजह से, लाइसोसोमल एंजाइम। तो उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन विज एज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। जो मॉड्यूल है हमारे पास 114। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि सेगमेंट ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। अमाइनो एसिड सीक्वेंस के जो सेगमेंट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर या मॉड्यूल्स के तौर पर। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूलर यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स में, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, कॉन्फर करते हैं। और इन जो ये मॉड्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? मोटिव्स कहते हैं और डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, मोटिव्स और जो डोमेन्स हैं ये सिमिलरली जो है इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फंक्शंस होती हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ वैरायटी जो प्रोटीन्स है उनमें अक्कर होती हैं। तो ये आपने याद कर लिया। उसके बाद तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है जो एमसीक्यूज भी बन सकता है कि लॉन्गर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफन फॉर्म डोमेन्स। जो लॉन्गर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होगी वो क्या करेंगी? फॉर्म करेंगी डोमेन्स को, मोटिव्स को नहीं करेंगी। ठीक है, और क्योंकि
विच स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ऑन अ प्रोटीन, प्रोटीन पर इस पे कुछ खास फंक्शन होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के जो डोमेन्स होते हैं, वो जो पॉलीपेप्टाइड के सेगमेंट हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कन्फर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जो अदर डोमेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और दूसरे कॉन्टैक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में, मैनी केसेस में डोमेन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स सच एज हेलिक्स, लूप, हेलिक्स डोमेन्स। जो डोमेन्स होते हैं मैनी केसेस में जो कॉम्बिनेशन होता है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का, जिसमें हीलिक्स होता है, लोप होता है, तो हीलिक्स, लोप, हीलिक्स के तो डोमेन्स उनको कहते हैं, ये डोमेन्स उसके बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ये जो नीचे वाला है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये याद करें, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ें और ज़हन में रखें क्योंकि ये MCQs बन सकता है, ये जो दो लाइंस मैंने नीचे पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर है 115 लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी एक डिफाइंड कंपार्टमेंट्स है, एक ख़ास हिस्सा है, एक सेलुलर रीजन्स है जहाँ पर जो सब सेलुलर प्रोसेसेस है ना वो कंप्लीट होने हैं, कैरी होने हैं। तो वहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा मस्ट एग्जिस्ट टू शो द रिक्वायर्ड प्रोटीन कंपोनेंट्स, यानी वहाँ पर एक मैकेनिज्म भी होगा कि जो प्रोटीन्स है उसमें कितने के प्रोटीन्स जरूरी हैं इस बात को इंश्योर करे वहाँ उस जगह पर। तो ये जो एक्यूमुलेशन होगी उस जगह पर उस प्रोटीन की पूरी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट देखकर ये सारी प्रोटीन की जो वहाँ पर एक्यूमुलेशन होगी इसको प्रोटीन लोकलाइजेशन कहते हैं। यानी एक सेल का एक हिस्सा है, सेलुलर रीजन है या कंपार्टमेंट है जहाँ पर जहाँ पर जो सब सेलुलर प्रोसेसेस होंगे वो अक्कर होने, वहाँ पर वो वाक़या होने, लेकिन उनको अक्कर करने के लिए सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पर प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, कितने कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं उस साइट पर और कितनी कंसंट्रेशन ज़रूरी है। तो इस कंसंट्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए प्रोटीन को वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा उस साइट पर, तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन कहलाता है। तो ये आपने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ एक इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो आपको जैसे बताया है कि एक साइट पर उसकी जो कंसंट्रेशन होगी प्रोटीन्स की वो देख कर फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रोटीन कंपोनेंट्स को, तो इसका एक जो एफिशिएंट वे है मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट इज बाय देयर डायरेक्टेड डिलीवरी विया द साइटोस्केलेटल नेटवर्क। साइटोस्केलेटल नेटवर्क के ज़रिए उसकी डायरेक्टेड जो डिलीवरी है ये एक एफिशिएंट वे है कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये लाइन याद करें, ऊपर वाला जिसकी डेफिनेशन ये याद करें, और इसमें कुछ याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो मुझे यकीन है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक